धन्यवाद। आज मैं बड़े भाई साहब जो प्रेमचंद का लिखा हुआ लेख है उसका एमसीक्यू आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पैटर्न है एमसीक्यू का। इसी तरह का क्वेश्चन आपके परीक्षा में संभावित रूप से आ सकता है, इसलिए इसके पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं आएगा, इसी तरह का आ सकता है। प्रेमचंद जी ने साहित्य का नाता किस तरह से जोड़ा? स्वयं से, अपने जन्मस्थान से, किसी से नहीं, जनजीवन से। इसमें क्या सही होगा? साहित्य का नाता किससे जोड़ा? आपको पता होगा कि प्रेमचंद के पात्र जो है वैसे लोग हैं जो बराबर दलित हैं, प्रताड़ना और क्या कहते हैं, डांट के शिकार होते रहे हैं, समाज में सबसे गए गुजरे लोग हैं। तो इसका सबसे अच्छा ये जनजीवन, साधारण जो जनजीवन है उसी से उन्होंने साहित्य का नाता जोड़ा। इसलिए कि इनके पात्र में राजा महाराजाओं के नाम नहीं मिलेंगे, एकदम साधारण व्यक्ति का नाम, गोरी, धनिया, गोबर, माता दीन, दाता दीन, इस तरह के नाम मिलेंगे जो कि साधारण लोगों के नाम हैं। प्रेमचंद जी जीवन भर किससे जूझते रहे? स्वयं से, जिसे पूछेंगे वो बताएगा। स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से, आर्थिक तंगी से। उधर कोने में आप बताइए। डी सही है। क्यों सही है डी? डी को सही क्यों मानेंगे? प्रेमचंद के जीवन के विषय में कुछ बतलाइए। इनके जीवन में कैसी परिस्थिति थी, क्या आर्थिक तंगी क्या था? जीवनी पढ़े हैं प्रेमचंद जी का, बताइए। कहने का मतलब है कि प्रश्न को चारों तरफ से जब तक उसका संतुष्टिप्रद जवाब नहीं मिले तब तक उसको नहीं छोड़ना चाहिए। एमसीक्यू का मतलब कि बाकी जो स्वयं से, लोगों से, फिल्मकारों से, आर्थिक तंगी से, ये चार जो दिए गए हैं, जीवन भर किससे? स्वयं से जूझते रहे। स्वयं से भी आदमी जूझता है, स्वयं से जूझता नहीं, अपने परिस्थितियों से, अपने आप से परेशान रहता है। बहुत आदमी अपने आप से परेशान होना, किसी आदत से चाहकर भी आदत नहीं छोड़ पाते हैं। बराबर समाज में जलील होते हैं लेकिन वही काम करेंगे जो उनके स्वभाव बन गया उनका। तो स्वयं से जूझना हुआ न। दूसरा है लोगों से। बहुत आदमी लोगों से तंग होता है। कहीं जाएगा, लोग कुछ कह देंगे, तुरंत झगड़ा कर लेगा, यहां से उठ के वहां गया, वहां चारों कोई बात बोलो, वहां गया, दिन भर दौड़ते रहता है लोगों के पीछे, लोग उससे परेशान रहते हैं। दूसरा फिल्मकारों से। फिल्मी दुनिया में प्रेमचंद जी गए हुए थे, मुंबई गए हुए थे, लेकिन इनके कहानी पर अच्छी अच्छी फिल्में ही बन चुकी हैं, लेकिन वहां के परिस्थिति रास नहीं आया इनको। वहां के परिस्थिति को देख करके वहां के चकाचौंध की दुनिया में ये सेट नहीं कर पाए। कुछ दिनों के बाद अपने आप क्या हुए, चले आए। बैठिए। तो आर्थिक तंगी के परेशानी का सबसे बड़ा कारण था, परिवार में बहुत गरीब परिवार के थे ये। बचपन में मौलवी साहब के यहाँ पढ़ने जाते थे और परिवार बड़ा था, इसलिए सबसे पहले इन्होंने पढ़ाई का काम किया। सबसे पहले टीचर बने, टीचर में उसके बाद उसी में इंस्पेक्टर बन गए, फिर मैनेजर बने कहीं जा करके। तो आर्थिक तंगी से ये जिंदगी भर गुजरते रहे। ये ढिबरी से पढ़ते थे चटाई पर बैठ के। प्रेमचंद का आप पूरा जीवनी अध्ययन करेंगे तो ये ढिबरी होता, समझते हैं? ढिबरी शीशी में जो है किरासन का तेल भर दिया और उसमें एक मोटा सा लगा दिया, उसमें बत्ती पूरा धुआं दे रहा है और उसी से वो पढ़ते थे चटाई पर बैठ के। चटाई देखा है? अभी किसी किसी घर में मिलता है, गरीबों के घर में। गरीब का मतलब जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर आदमी है, उनके घर में चटाई देखने को मिलता है। तो उसी पर ये पढ़ते थे। अब समझ लो कि जो व्यक्ति चटाई पर पढ़ता हो उसकी पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, अंदाजा लगा लीजिए। मत दिलाओ, जरूरत नहीं है इसका। तो इस तरह से आर्थिक तंगी। 3 नंबर क्वेश्चन है
बड़े भाई साहब उनकी अन्य रचनाओं में से किस दृष्टि से उच्च कोटि की रचना है? भाषा शैली की, साहित्य की, कहानी की, शब्दों के चयन की? इसमें से क्या हो सकता है? भाषा शैली लिखा हुआ है, शैली होगा। साहित्य की, कहानी की, शब्दों के चयन का तो नहीं हो सकता है, भाषा शैली का भी नहीं हो सकता है, ये कहानी भी कोई नहीं है। इसमें कोई कहानी है बड़े भाई साहब में? तो इसका उत्तर होगा साहित्य की। इसलिए कि साहित्य की बातें, इसमें अनेकों तरह से बड़े भाई साहब लेखक को समझाने के लिए अनेकों तरह के लच्छेदार शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें साहित्य का पुट है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा साहित्य की। कलम बोले थे बसंत सर को कि सारे लोगों का जो है कंटेंट जो है रंगीन बनता है, हमारा क्यों सादा बनता है? कम से कम थोड़ा रंगीन डालिए हमको भी। तो रंगीन डाले हुए हैं। वे मुंबई में पटकथा लेखक के रूप में ज्यादा देर तक कार्य क्यों नहीं कर पाए? फिल्मी निर्माताओं के निर्देश के अनुसार लिखने के कारण, घर से दूर होने के कारण। इसमें 3 ही ऑप्शन है जी। घर से दूर होने के कारण, रुचि न होने के कारण, समय न होने के कारण। आप इनके जीवनी पढ़े हों कि फिल्मी दुनिया प्रेमचंद जी को रास नहीं आया। रास नहीं आने का मतलब कि उनमें रुचि, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां का पहनावा ओढ़ावा। आज भी 20,000 रुपया कमाने वाला मुंबई में सड़क पर सोता है। 20,000 रुपया जो महीने में कमाता है वो बिल्डिंग में नहीं सोता है, सड़क पर सोता है। ऐसी स्थिति है। अच्छा, विश्व का ये भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? बेंगलोर। बेंगलोर को मिनी अमेरिका भी कहते हैं। लेकिन अब है कि मुंबई भी उसके मुकाबले में उसे थोड़ा ही कम है। वहां भी लोग जो है पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन रहने की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा चौथा का सी। ये सी नंबर इसका उत्तर होगा। बड़े भाई साहब कहानी, तो कहानी लिखा हुआ है। कहानी तो है नहीं, वो ऐसे लिख दिए हैं। बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक, सभी। इसमें सी होगा। कारण कि बड़े भाई साहब जब लेखक को समझा रहे हैं तो उसको अपने दिल से समझा रहे हैं, आत्मा की भाषा उसको पढ़ा रहे हैं कि तुम हमसे पढ़ने लिखने में तेज हो, लेकिन हम तुमसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए अनुभव के आधार पर तुम्हारा ज्ञान हमसे ज्यादा नहीं है। तो अनुभवात्मक ज्ञान आत्मा से संबंध रखता है, मन से संबंध नहीं रखता है। आप उसको अपने जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक आप दूसरे को सही ढंग से समझा नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मकथात्मक इसका उत्तर होगा। लेकिन व्यंग्यात्मक, इसमें व्यंग भरी बातें हैं क्या? व्यंग भरी बातें हैं, लेकिन व्यंग भरी बातें इसलिए उसमें है कि उसमें जैसे किताब में आंखें फोड़ लेना, दांत तले पसीना आना, ये सब व्यंग की बातें हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर माना जाए तो
हैं? व्यंगात्मक, करुणामयी, आत्मकथात्मक सभी किस शैली में लिखी गई है? देखो इसका ये तीनों बातें जो है इस आत्मकथा में आ रहा है, इसलिए सभी होगा। सभी लिखो, छोड़ो। करुणा की बातें कहीं कहीं आप देखे होंगे इस कहानी में, बड़े भाई साहब के आंख में आंसू भी आ जा रहा है जब परीक्षा में वो छोटा भाई पास कर जा रहा है और ये जो है परीक्षा लगातार फेल होते जा रहे हैं, तो कभी कभी उनके आंख में आंसू भर जाता है, जिसको देख करके लेखक जो है कुछ व्यंग भरी बातें कहना चाहता है लेकिन कहता नहीं है उनके आंसू को देख करके। तो सभी सही होगा इसका। प्रेम जी का शरीर जर्जर क्यों हो गया? निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण, पानी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, सभी। ना बाद में जब वो मैनेजर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, तो इनकी आर्थिक तंगी तो कम हुई लेकिन परेशानी, जीवन का संघर्ष इनका कम नहीं हुआ। इसलिए इसका उत्तर होगा पहला, निरंतर विकट परिस्थितियों का सामना करने के कारण। ये इसका उत्तर होगा। प्रेम जी प्रमुख रूप से क्या थे? कथाकार, लेखक, गायक, कहानीकार। आप इसके जीवनी में देखिएगा, हम आज सवेरे आए हैं तो पढ़े हैं 10 मिनट। मुख्य रूप से प्रेमचंद को कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट। तो उपन्यास सम्राट की चर्चा इसमें नहीं है, कथाकार की चर्चा है। कहानीकार क्यों नहीं होगा? इसलिए कि कथा कार इनको इसलिए कहा गया है कि ये साधारण लोगों के ऊपर अपनी कथाएं लिखे हैं। साधारण लोगों के ऊपर अपनी कथाओं को लिखा है। क्या है, क्या बात है, बोलिए। कुछ सोच रहे हैं? इसमें सही होगा कथाकार। गायक तो नहीं थे, लेखक थे, कहानीकार भी थे, लेकिन प्रमुख रूप से कथाकार थे। अब कथा और कहानी में फर्क है। कथा का मतलब कि सर्वसाधारण लोगों के विषय में जो देहाती इलाकों के परिस्थितियों का वर्णन किया जाए उसको कथा कहते हैं। और कहानी में आप स्टैंडर्ड परिवार, बड़े परिवार का ही वर्णन कर सकते हैं, उस तरह की बात है। लेकिन प्रेमचंद की कथाओं में अधिकतर जो है वैसे लोगों का वर्णन है जिसको समाज हमेशा उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखता है, इसलिए इनको कथाकार कहते हैं। प्रेम जी ने किस वर्ग को विस्तार पूर्वक वर्णित किया है, इसको मैं पूछूंगा। अब किससे पूछूंगा हम समझते हैं, जिसको पता नहीं होगा उसी से पूछेंगे। आप बताइए इन चारों में कौन सही होगा? शोषक और शोषित, फिल्म वर्ग को, आम जनता को, सभी को। किस वर्ग विस्तार पूर्वक वर्णित? आम जनता। हाँ जी, जाओ बैठो। ऐसा ही बोल रहा है, ये बता रहा है सी नंबर, आम जनता को। यही सही होगा। तो जनता में तो बड़े लोग भी आते हैं, छोटे लोग भी आते हैं, पूंजीपति लोग भी आते हैं, मजदूर लोग भी आते हैं। लेकिन प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ेंगे तो उसमें अधिकतर वैसे लोगों की चर्चा है जिनको बड़े लोग नहीं पूछते हैं।
जो झोपड़ी में रहता है, आज खाने को है कल नहीं है, ऐसे लोगों की चर्चा है। अब बताओ तुम कौन सही होगा? बैठो, ए वाला सही होगा। हाँ जी, तुम्हारे पीछे दूसरा बेंच में, अब तुम बताओ, ए सही होगा। क्यों? शोषित और शोषक, इसका अर्थ क्या होता है? बैठो। शोषक मतलब, शोषित मतलब, हाँ, उत्तर आपका सही है, ए होगा। शोषक का मतलब होता है जो समाज में अत्याचार कर गरीबों को दबाता है और पैसे के रूप में उसके खून को चूसता है, उसको कहते हैं शोषक। और जिसका खून चूसा जाता है वो हो गया शोषित। तो प्रेमचंद की कहानियों में या कथाओं में शोषक और शोषित वर्गों का विस्तार से चर्चा मिलता है। बैठिए, एक मंत्र कहानी आप पढ़े होंगे प्रेमचंद का, मंत्र। उस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें शोषक और शोषित का चर्चा कैसे है। इस कहानी में किन शब्दों का सुंदर मिश्रण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, सभी। इस कथा में ये प्रेमचंद के इसकी ये बड़े भाई साहब किताब में अंग्रेजी के शब्द कहीं कहीं मिलते हैं, कहीं कहीं उर्दू का शब्द भी है, कहीं कहीं हिंदी का शब्द भी है, तद्भव भी है, तत्सम भी है। तो इसका उत्तर होगा सभी। ये सारे भाषाओं का मिश्रण है। अब ये शब्द विचार में आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आप जानते हैं ना कि बताना पड़ेगा? नहीं, बताना नहीं पड़ेगा। देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम, ये सब, इसका उत्तर ये होगा, डी। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 200, 300, 400, 100? दिया है उसमें? नहीं दिया है। 300। मानसरोवर जो है 8 खंडों में विभाजित है, उसमें 300 कहानियां हैं। 300 कहानियां प्रेमचंद जी ने लिखा, उपन्यास वगैरह छोड़ करके। ये कहानी, कथा, केवल कथा 300। इसका उत्तर मैंने ही बता दिया। प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह कितने भागों में संकलित है? 8 भागों में संकलित है। लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? लेखक से बड़े भाई साहब उम्र में कितने साल बड़े थे? 5 साल। लेखक कितने का था? 9 साल का था। तो बड़े भाई साहब कितने के थे? 14 के थे। 10, 11, 12, 13, 5 साल। ये भी सही होगा, 5 साल। भाई साहब लेखक से कितनी कक्षा आगे थे? 3 कक्षा ना। 2 कक्षा में आया तब तक तीसरी बराबर नहीं कर पाया,
लेकिन 2 बार पास करके 1 कक्षा नीचे रह गया, तो 3 कक्षा होगा ना। भाई साहब किस मामले में जल्दीबाजी नहीं करते थे? खेल कूद में, लड़ने में, शिक्षा के मामले में, निर्णय लेने के मामले में। अरे भाई, एक ही क्लास में 3-3 साल रहने का मतलब क्या था? शिक्षा के मामले में वो किसी विषय को पूरी तरह से जब तक कंठस्थ नहीं कर लेते थे, उस पुस्तक का ज्ञान नहीं छोड़ते थे। हालांकि परीक्षा में फेल हो जाते थे, लेकिन उसको पढ़ लेते थे जरूर। तो शिक्षा के मामले में जल्दीबाजी नहीं किया करते थे। वे हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? क्योंकि वे धीरे चलना पसंद करते थे, क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे, क्योंकि आलसी थे, अच्छा लगता था। वही नींव बुनियाद एक ही होता है, क्योंकि बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे। वो मजबूत भले 3 साल फेल होंगे, लेकिन बुनियाद को मजबूत बनाएंगे। अरे बुनियाद को मजबूत बनाने का मतलब होता है परीक्षा में फेल होना, ऐसा थोड़े है। इनकी अपनी सोच थी, लेकिन किताब के अनुसार बुनियाद को मजबूत बनाना चाहते थे। 15 ही एमसीक्यू इसमें है, ज्यादा नहीं है, मात्र 15। यही आपका पैटर्न होगा। इसी पैटर्न पर आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन। आप इस एक बात का अनुभव करते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस समय समझता हूं कि 15 को में कम से कम 7 को क्वेश्चन उनके जीवनी से था। प्रेमचंद का जो जीवनी है उससे 7 को क्वेश्चन था, 7 या 6 है। तो इसका मतलब कि आप ये इंगित करता है कि आप लेखक के जीवनी को पढ़ना भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसको सही ढंग से पढ़ पाएंगे तभी होगा। आप लोगों का क्वेश्चन तो बनाना नहीं हो तो बोर्ड से बन के आएगा, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कल हम किसका, इसके बाद बामीरो तंतारा, बामीरो तंतारा के क्वेश्चन को एमसीक्यू में बनवा करके कल हम बनवा दिए हैं, उसको कल के लिए बना दिए हैं। लेकिन 9th क्लास वाला फेल कर गया इस बार, उसमें न जाने क्या गड़बड़ी थी, नहीं आया, किताब से पढ़ाना पड़ा हमको। एमसीक्यू का पैटर्न क्या समझ रहे हैं ना? जीवनी लेखक या कवि के जीवनी विशेष को पढ़ना विशेष जरूरी है। उसके उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको कितने नामों से पुकारते हैं भी कह सकता है। धनपत राय, नवाब राय, प्रेमचंद, सभी। पत्राचार प्रेमचंद किस नाम से पत्राचार किया करते थे? किस नाम से? प्रेमचंद कि नवाब राय कि धनपत राय? नहीं, धनपत राय। धनपत राय के नाम से पत्राचार किया करते थे। उर्दू में जब भी कोई काम करते थे तो नवाब राय लिखते थे, हिंदी में कोई काम करते थे तो प्रेमचंद लिखते थे, लेकिन पत्र लिखते थे तो धनपत राय लिखते थे। इनका जन्म कहां हुआ था? लमही, ईस्वी सन 1900, जन्म 1900, मृत्यु 1932, 36 है ना, 1936। 1800 कुछ में जन्म है, 61, 80, तो 20 साल उधर और 36 साल इधर, 56 बरस जिंदा रहे। बस बहुत जल्दी मर गया। अच्छे लोग ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं।
मंगलसूत्र इनका उपन्यास अधूरा है। आप अपने से कुछ पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? बड़े भाई साहब में से कहीं से कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, पढ़ के आए हैं ना।